Today we will study about the forest and wildlife. Lastly, we came to the nature and wildlife enthusiasts who are in no way dependent on the forest, but how may have but who may have considerable say in their management. तो ये जो नेचर एंथुसियासिस्ट है, वाइल्ड लाइफ एंथुसियासिस्ट है, वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं होते, बट उनको फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्ट होता है। फॉरेस्ट का मैनेजमेंट उनको बहुत अच्छी तरह से पता होता है। फॉरेस्ट के रिलेटेड वो मतलब बहुत सारे नए नए थॉट्स लेके आते हैं जिससे वो फॉरेस्ट को एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखवाए। The conservationists were initially taken up with large animals like lions, tigers, elephants and rhinoceros. They now recognize the need to preserve biodiversity as a whole. ये जो कंजर्वेशनिस्ट थे वो बहुत सारे एनिमल्स को लेके उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस कर रहे थे, बहुत सारी मेहनत कर रहे थे। ओके एंड फिर उनको एक चीज के बारे में पता चला कि हर एक एनिमल फॉरेस्ट के अंदर हो या फॉरेस्ट के बाहर हो, हर एक एनिमल का इम्पोर्टेंस उतना ही है जितने ह्यूमन बींग्स का इकोसिस्टम में बैलेंस रखना, राइट। तो हर एक ऑर्गेनिज्म चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कार्निवरस हो, हर्बीवरस हो, हर एक एनिमल्स का इम्पोर्टेंस बहुत बहुत ही ज्यादा है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, एंड ये इसीलिए हमें रखना है हर एक एनिमल को बैलेंस करके, जिससे बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे। बट shouldn't we recognize people as the forming part of the forest system? There have been enough instances of local people working traditionally for conservation of forest. तो क्या हम लोगों को फॉरेस्ट के सिस्टम के मतलब जो फॉरेस्ट फॉर्म हुआ है, फॉरेस्ट फॉर्मिंग सिस्टम में हम लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो यस वी कैन से कि बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने में, फॉरेस्ट को कंजर्व करने में ट्रेडिशनली मतलब बहुत पहले से जो मतलब लॉज फॉलो होते आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे रूल्स फॉलो होते आ रहे हैं, वो ट्रेडिशनली फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। तो ये सेशन के अंदर हम देखेंगे कि ऐसे कौन से लोग थे जो फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए अपनी जान भी दे दी है। दे हैव सैक्रिफाइस देयर लाइफ टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। तो ऐसे थोड़े इंसिडेंट्स जो पास्ट में ऑलरेडी हो चुके हैं, वैसे इंसिडेंट्स हम ये सेशन के अंदर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द केस ऑफ अ बिश्नोई कम्युनिटी लिविंग इन वेस्टर्न राजस्थान ऑन द बॉर्डर ऑफ द थार डेजर्ट। तो एक बेस्ट एग्जाम्पल है बिश्नोई कम्युनिटी। और ये बिश्नोई कम्युनिटी कैसे फॉर्म हुआ वो मैं आगे आपको बताऊंगा। एंड ये राजस्थान के अंदर एक छोटा सा विलेज है, वहां पे ये पूरा बिश्नोई कम्युनिटी रहता है और अभी तक वो फॉरेस्ट को कंजर्व करने में मतलब हेल्प करता है एंड नेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, नेचर को कैसे मेंटेन कर पाते हैं कि वाइल्ड लाइफ को अच्छी तरह से वो प्रोटेक्ट करते हैं, फिर वहां पे जितने भी प्लांट्स है, ट्रीज है, उनको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये उनका एक मान लो कि काम ही है, उसका धर्म है, ऐसे ही वो मान के वो वहां पे रहते हैं। The conservation of the forest and wildlife has been a religious tenet for them. तो यहाँ पे मैंने किया कि वो अपना काम है, अपना धर्म, हर एक चीज वो वाइल्ड लाइफ को एंड फॉरेस्ट को कंजर्वेशन जो करना है, कंजर्व करना है फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, वो उनको ही अपना धर्म मानते हैं, उनको ही अपना कर्म मानते हैं। ठीक है, मतलब कि दे हैव टू जस्ट प्रोटेक्ट द प्लांट एंड मतलब कि प्लांट्स मतलब कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, तो वो चीज के लिए उन्होंने बर्थ लिया है, वैसा वो मानते हैं। ठीक है, these nature loving people have for centuries
been conserving the flora and fauna to the extent of sacrificing their lives to protect the environment. ये सब को एक स्पेशल नाम हम दे सकते हैं कि नेचर लविंग पीपल। वो बहुत सेंचुरी से, बहुत सालों से वो है अर्थ के ऊपर, जो फ्लोरा एंड फौना, फ्लावर्स एंड प्लांट्स को, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं वाइल्ड लाइफ या एनिमल्स एंड प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। वो अपनी जान भी दे सकते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उतने हद तक वो नेचर लविंग होते हैं। They are living with the basic philosophy that all living things have a right to survive and share all resources. और उनका एक बेसिक फिलोसॉफी है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर है तो उनको जिंदा रहने का मतलब एक राइट है, एंड पूरा नेचुरल रिसोर्स वो शेयर करने का भी उनके पास राइट है। मतलब वो हमारे हाथ में नहीं है कि हम किसको मारे, किसको जिंदा रखें। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना खुद का राइट होता है कि वो यहाँ पे अर्थ पर फ्रीली रहे, अच्छी तरह से रहे, एंड वो नेचर को भी शेयर करे। The government of India has recently instituted an Amrita Devi Bishnoi National Award for Wildlife Conservation in the memory of Amrita Devi Bishnoi, who in 1731 sacrificed her life along with 363 others for protection of khejri trees in Khejrali village near Jodhpur in Rajasthan. तो ये एक बहुत ही बड़े, हम बोल सकते हैं कि एक लेडी थी, उनके थॉट्स बहुत ही अच्छे थे, भले वो विलेज के रहे, उनके थॉट्स नेचर को प्रिजर्व करने का, नेचर को कंजर्व करने के बारे में बहुत ही अच्छे से थॉट्स थे। वो वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में वो अपना ही, वो जब भी बात किया था हमने बिश्नोई कम्युनिटी, वो अपना रिलीजन मानते हैं कंजर्व करना, फॉरेस्ट को कंजर्व करना, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना। दे बिलीव दैट इट इज देयर रिलीजन। तो यहाँ पे वो बिश्नोई कम्युनिटी कैसे बना, तो अभी वो स्टोरी में छोटा सा आपको बता देता हूँ। अमृता देवी बिश्नोई, तो वो एक छोटी सी लड़की थी, वो गांव के अंदर जो पढ़ना चाहती थी, वो धीरे धीरे उन्होंने पढ़ा। फिर बाद में ये सब चीजें पूरे गांव वालों के अंदर उन्होंने डेवलप किया, नेचर को कंजर्व करने का थॉट। फिर वहां पे एक दिन जो राजा या वहां पे एरिया के जो भी हेड थे वो वहां पे आए, उनको ट्री कट करना था, वो लैंड खाली करना था, इसलिए ट्री कट करके वहां पे वो कुछ नई चीज डेवलप करना चाहते थे। तो वो टाइम पर अमृता देवी बिश्नोई और बहुत सारे अलग अलग लोग वो ट्री को पकड़कर वहां पे खड़े हो गए और बोले कि वी आर नॉट गोइंग टू रिमूव दिस ट्री फ्रॉम दिस एरिया ऑफ द लैंड। ओके, तो वहां पे लोगों ने उनको मार डाला, एंड वहां से वो ट्री काटे, बहुत सारे लोगों को मार डाला। फिर ये जो एक्ट था वो पूरे इंडिया के अंदर स्प्रेड हुआ है, ठीक है, एंड अभी तक वहां के एरिया के लोग उतने ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ वाले हैं, उतने ही नेचर लविंग है, एंड वो एरिया के अंदर कोई भी ऐसा एनिमल्स को या ट्रीज को कुछ भी हार्म करता है तो वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन वो सब लेते हैं, एंड उनको बहुत ये पूरे कम्युनिटी का सामना करना पड़ता है। सो वो इतना अच्छा काम कर रहे थे, नेचर लविंग थे, तो उनके ही नाम पर ये अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वो रखा गया है, ठीक है। एंड जो भी वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए कुछ अच्छा सा नया सा चीज लेके आता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो वो टाइम पे अमृता देवी बिश्नोई के साथ साथ 363 विलेजर्स, ठीक है, वहां पे साथ में वो सब ने सेक्रीफाइस कर दिया था अपना लाइफ ट्री को बचाने के लिए। एंड ये बहुत ही बड़ा फिगर है, नेचर लविंग, सिर्फ ट्री को बचाने के लिए इन लोगों ने अपना जान दे दिया। दे लॉस्ट देयर लाइफ, दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ, इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं। एंड वो जो ट्रीज थे वो खेजरी ट्रीज थे, एंड इसीलिए फिर बाद में वो विलेज का नाम दे दिया खेजराली। ओके, वो जोधपुर के अंदर है, राजस्थान में। एंड जो कम्युनिटी है पूरी, वो पूरी कम्युनिटी को नाम दे दिया बिश्नोई कम्युनिटी। गॉट इट? तो ये एक क्वेश्चन में आ सकता है अमृता देवी बिश्नोई के रिलेटेड, अमृता देवी के नाम पर कौन सा अवार्ड मतलब अभी दिया जाता है, वो कौन से गांव के थे, कौन से
स्टेट्स में, वो स्टेट के अंदर वो गांव था, ये पूरा स्टेट बहुत ही अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए, या एक पूरा पॉइंट हो सकता है नेचर कंजर्वेशन के लिए। Studies have shown that the prejudice against the traditional use of forest area has no basis. मतलब बहुत पहले से ये स्टडीज हम करते आ रहे हैं जिसमें ये ट्रेडिशनल यूज है, जो मतलब एरिया, जो पर्टिकुलर एरिया होता है मतलब कि फॉरेस्ट, तो उसका कोई बेसिस नहीं है। ठीक है, वो ऐसे ही सब अपने हिसाब से वो मतलब ऐसे ही सोच कर कि हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना है, बस वो बेसिक के ऊपर ये चलते हैं सब। Here is an example. The Great Himalayan National Park contains within it reserved area, applying meadows which are grazed by the sheep in summer. तो यहाँ पे हिमालय नेशनल पार्क की हम बात करें तो उनके पास एक रिजर्व्ड एरिया है जो गवर्नमेंट के अंदर आता है, एंड बट वहाँ पे समर सीजन के अंदर ये शीप्स और वो वहाँ पे ग्रेज करने के लिए जाते हैं। Nomadic shepherds drove their flock up from valleys every summer, and धीरे धीरे वहाँ पे समर के टाइम पर जो नीचे का एरिया होता है वहाँ पे शीप्स जो होते हैं वो सब ने अपना मतलब वहाँ पे नीचे का एरिया पूरा ग्रेज कर लिया होता है, तो वो धीरे धीरे फिर ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। When this national park was formed, this practice was put to an end. एंड फिर ये जब नेशनल पार्क फॉर्म हो गया तो वो एरिया पूरा रिजर्व हो गया, एंड फिर वहां पे शेफर्ड्स को जाने के लिए परमिशन नहीं दिया जाता था। ओके, नाउ इट इज अ सीन दैट विदाउट द रेगुलर ग्रेजिंग बाय शीप द ग्रास फर्स्ट ग्रोज वेरी टॉल एंड देन फॉल्स ओवर प्रिवेंटिंग फ्रेश ग्रोथ। तो यहाँ पे अब जो पहले शीप वहां पे ग्रेज करने के लिए जाते थे, जब ये एरिया रिजर्व नहीं किया था, तो जब रिजर्व किया तब क्या होने लगा कि शिप्स वहां पे ग्रेज करने जाना बंद कर दिया है, एंड फिर ये जो ग्रास है लैंड के ऊपर वो धीरे 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 बहुत ही बड़े होने लगे। फिर वो एक टाइम आता है जब कोई भी प्लांट, कोई भी ट्री है वो गिर जाता है, तो वहां पे ग्रास गिरने लगे, एंड फिर जो सनलाइट प्रॉपरली लैंड तक नहीं पहुंचती है तो नया ग्रास ग्रो करना बंद कर दिया। एंड ये सब इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रास ग्रो नहीं होता है तो फिर वो धीरे धीरे वो जो लैंड होता है वो इनफर्टाइल होने लगता है, क्योंकि वहां पे न्यूट्रिशन का मतलब आना और जाना नहीं रहता है, एंड प्रॉपरली सॉइल मेंटेन नहीं रहता है जब भी ये चीज होता है। Management of the protected areas by keeping the local people out or by using force cannot possibly be successful in the long run. तो ये प्रोटेक्टेड जो एरिया होता है वहां पे लोकल पीपल जो रहते हैं, मान लो कि पहले से फॉरेस्ट के अंदर कोई लोग रह रहे हैं कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एंड वो उसको प्रोटेक्टेड एरिया बोल दिया और वहां से लोगों को फोर्सिबली बाहर निकाल दिया, तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग जहाँ पे वो सालों से रहते हैं वो चुप बैठेंगे और वो शांति से कहीं और पे चले जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे उनको सामना करना पड़ेगा गवर्नमेंट का, एंड लोगों के बीच में थोड़ा फाइट हो सकता है, कोल्ड वॉर हो सकता है। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट को सोचकर, थोड़ा ध्यान में रखकर लोगों को जो ट्रेडिशनल वे में रहते हैं पहले से फॉरेस्ट के अंदर, उनका थोड़ा सोच कर ये सब स्टेप्स लेने चाहिए। In any case, the damage caused to the forest cannot be attributed to any local people. One cannot turn a blind eye to the deforestation caused by industrial needs or development projects like building roads or dams. तो फॉरेस्ट को हम डैमेज कर ही रहे हैं, हमें सबको पता है, बट उसका एक ही रीजन है कि हम इंडस्ट्रीज को ग्रो कर रहे हैं, एंड इंडस्ट्रीज इसीलिए ग्रो हो रहा है कि हमें उसमें से कोई बैकअप मिलने वाला है जो हमारे डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे एरियाज हम क्लियर कर रहे हैं जहां से हमें रोड बनाना है, डैम्स बनाना है, तो ये सब चीजों के लिए हम फॉरेस्ट एरिया को रिमूव कर रहे हैं, उसको डिफॉरेस्टेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमें पता है फिर भी हम अंधे होके जानबूझ के ये फॉरेस्ट एरिया क्लियर कर रहे हैं, एंड ये इफेक्ट जो फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करने का है वो हमें अब नहीं पता चलेगा, थोड़े जनरेशन के बाद इसका साइड इफेक्ट हम बोल सकते
है या बैड इफेक्ट्स बाद में पता चलेगा। The damage caused in these reserves by tourists or arrangements made for their convenience is also to be considered. तो ये जो डैमेज होता है वहां पे मान लो कि टूरिस्ट आ रहे हैं, ठीक है, वो आपने फॉरेस्ट के बीच में से रोड बनाया है, उतना पार्ट क्लियर किया है, वहां से अभी धीरे धीरे टूरिस्ट आना स्टार्ट करेंगे। जो टूरिस्ट, हर एक टूरिस्ट इतना एजुकेटेड और इतना समझदार नहीं होता है कि जो वो पर्टिकुलर एरिया को अच्छी तरह से रखे। वहां पे जाने के बाद वो ऐसे ही कचरा फेंकेगा, ऐसे ही खाना पीना फेंकेगा, प्लास्टिक्स फेंकेंगे, जिसके कारण फॉरेस्ट को हार्म होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है जो वाटर में फेंका है तो, एंड बहुत बार फॉरेस्ट के अंदर से रिवर्स पास होते हैं जिससे वो एक स्पॉट बन जाता है, टूरिस्ट स्पॉट। तो वहां पे टूरिस्ट बहुत सारे लोग आते हैं जिसके कारण वो रिवर भी खराब करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, जिसके कारण एनिमल्स वहां पे जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, जो रिवर का वाटर पीते हैं, उनको भी हार्म होता है। इन शॉर्ट, जब भी फॉरेस्ट एरिया कोई टूरिस्ट एरिया में कन्वर्ट होता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है फॉरेस्ट को एंड एनिमल्स को। We need to accept that human intervention has been very much a part of the forest landscape. तो ये जो ह्यूमन बींग्स का इंटरेक्शन है फॉरेस्ट के साथ, ह्यूमन बींग का जब दखल अंदाजी हम बोलते हैं कि वो है, तो फॉरेस्ट के साथ हमें अभी एक्सेप्ट कर ही लेना पड़ेगा क्योंकि वो करते ही रहेंगे। हमारे हाथ में अभी कुछ रहा ही नहीं है, धीरे 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 फॉरेस्ट एरिया डिफॉरेस्टेशन में कन्वर्ट होता जाएगा। What was to be managed in the nature and what may be the extent of this intervention? कितना हम मैनेज कर पाएंगे और कितने हद तक ये मतलब प्रॉब्लम जो डिफॉरेस्टेशन का है वो जाएगा, that we don't know. Forest resources ought to be used in a manner that is both environmentally and developmentally sound. In other words, while the environment is preserved, the benefit of the controlled exploitation go to the local people. A process in which decentralized economic growth and ecological conservation go hand in hand. मतलब कि जब भी हम सोशली अच्छे रहेंगे, हमारा सोच अच्छा रहेगा, लोकल पीपल है वो अच्छी तरह से फॉरेस्ट को और फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, तब तक पूरा इकोनॉमी भी अच्छी तरह से चलेगा, एनवायरमेंट का जो स्टेबिलिटी है वो भी अच्छा रहेगा एंड डेवलपमेंट भी अच्छा रहेगा। बट जब भी लोगों को ही कुछ पड़ी नहीं है नेचर की, एनवायरमेंट के, तो ये नेचर एंड जो डेवलपमेंट है, एनवायरमेंट है, ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण ओवरऑल इकोनॉमी होगा जो कंट्री का, जो एरिया का, वो डाउन होता जाएगा। ओके, क्योंकि वो एरिया फिर रहने लायक नहीं होता है। The kind of economic and social development we want will ultimately determine whether the environment will be conserved or further destroyed. तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, वो दोनों के ऊपर ये पूरा चीज डिपेंड करता है कि या तो एनवायरमेंट को हम कंजर्व करके रखना चाहेंगे या उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो जितना भी सोच समझ वाले जो एजुकेटेड लोग रहेंगे, तो ये सब चीजें हम प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, कंजर्व करेंगे। बट ऐसे ही सब लोग सोशली मतलब उनका स्टेटस जो है वो खराब करते जाएंगे तो कोई चांस ही नहीं है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का। The environment must not be regarded as a pristine collection of plants and animals. तो एक्चुअली ऐसा नहीं है एनवायरमेंट मतलब कि प्लांट्स एंड एनिमल्स ही है। एनवायरमेंट मतलब कि पूरा इकोसिस्टम, हर एक लाइफ उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। It is a vast and complex entity that offers a range of natural resources for use. जो भी मैंने बोला कि एनवायरमेंट मतलब कि प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज एंड उसके यूजिंग वो सब उसके अंदर आ जाते हैं। We need to use these resources with a due caution for our economic and social growth and to meet our material aspiration. तो इसीलिए एनवायरमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक के लिए एंड इक्वली शेयर करना चाहिए हर एक के साथ। तो हमें हर एक नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपर कॉजन के साथ एंड हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ को ध्यान में रखकर
यूज करना चाहिए। हमें उसको पॉल्यूट नहीं करना है, अननेसेसरीली वेस्ट भी नहीं करना है। जो हमने आगे देखा 5R, वो हमें पूरे लाइफ के अंदर फॉलो करना चाहिए, दूसरों को भी इंसिस्ट करना चाहिए ये 5R फॉलो करे। ये जो इंडिविजुअली सबको पता चलेगा 5R के बारे में, तब कुछ चेंज या कुछ स्टॉप ला पाएंगे हम, पॉल्यूशन को रोक पाएंगे हम, और एनवायरमेंट को थोड़ा सा बैलेंस कर पाएंगे। Management of forest. We need to consider if the goals of all above stakeholders which are regarded to the management of the forest are same. तो हमें ये एक चीज समझना है कि जो भी स्टेक होल्डर्स है वो उन सबका गोल एक ही होता है फॉरेस्ट के रिलेटेड, कि उनको हम कंजर्व करके रखें या उसमें से हमें अच्छी चीजें मिलती रहे या उनको डिस्ट्रॉय करते रहे। हर एक स्टेक होल्डर का अपना अपना एक चॉइस है। The forest resource are often made available for the industrial use at the rates far below the market value, while these are denied to the local people. ये फॉरेस्ट रिसोर्स का जो यूज होता है लोकल पीपल के लिए, वो ना बोल देते कि नो यू कैन नॉट यूज करना है तो ये दिस इज द चार्ज। बट इंडस्ट्रियल जो एरिया मतलब इंडस्ट्रीज वहां पे सेटअप करनी है तो उनके लिए मार्केट वैल्यू जो होता है उससे भी लो वैल्यू के अंदर वो अवेलेबल कर देते हैं। एंड वहां पे इंडस्ट्रीज आती है तो एक साथ बहुत बड़ा फॉरेस्ट का एरिया जो होता है वो डिफॉरेस्टेशन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि वहां पे ट्रीज काटेंगे तभी ये इंडस्ट्रीज वहां पे सेटअप हो पाता है। द चिपको आंदोलन, हग द ट्री मूवमेंट, was the result of a grassroots level effort to end the alienation of the people from their forest. तो ये चिपको मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है हिमालयन एरिया के अंदर हुआ था ये, कि सब लोगों ने वो ट्री को घेर लिया था। उनको ग्रास रूट लेवल एफर्ट मतलब कि एकदम जबरदस्त ये एफर्ट किया गया था। फॉरेस्ट में से उनको, ये जो लोग रहते थे फॉरेस्ट में एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उनको वहां से हटाना था, वहां से वो निकाल कर दूसरी जगह पे उनको मतलब भेजना चाहते थे। बट वहां पे गांव के लोगों ने चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया, जिससे वो ट्री को मतलब वो नहीं काट पाए एंड वो छोड़ के वहां से भाग गए, जो भी वहां पे काटने आए थे वो ट्रीज को। The movement originated from an incident in a remote village called Reni in Garhwal, high up in the Himalayan during 1970s. ये 1970s की बात है, अभी मतलब हम बोल सकते हैं रिसेंट 40-50 years पहले की बात है ये। There was a dispute between the local villager and a logging contractor who had been allowed to fell trees in the forest close to the village. तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर एंड लोकल विलेजर्स के बीच में ये सिचुएशन आया था कि वो एक लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर था उनको कट करना था पूरा ट्री, वहां पे बहुत ही अच्छे से उसको प्रोजेक्ट सेटअप करना था। बट वहां के लोगों को ये चीज पसंद नहीं थी, वहां से उनको दूर नहीं जाना था, उनको अपने विलेज से बहुत ही अट्रैक्शन था, वहां से वो छोड़ना नहीं चाहते थे। एंड साथ में ही वो नेचर लविंग थे, उनको ट्रीज को भी नहीं काटने देना था। On a particular day, the contractor's worker appeared in the forest to cut the tree, while the man fox were absent. तो वो गांव के अंदर कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसा टाइम चूज किया कि जब वहां पे वो गांव के अंदर कोई भी मैन नहीं है, वहां पे बाहर काम करने के लिए गए, सिर्फ वुमेन्स ही है, वो टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर अपने आदमियों को लेके गया कि हम इजीली वुमेन तो क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं, हम कट कर लेते हैं और फिर उनको बोल देंगे कि यू कैन गो आउट ऑफ दिस विलेज। Undeterred, the woman of the village reached the forest quickly and cleft the tree trunk, thus preventing the worker from felling the tree. तो वहां पे वो सोचा भी नहीं था कि वुमेन, वहां पे बहुत सारी वुमेन एक साथ पूरे विलेज की वुमेन आके हर एक ट्री को वो चिपक गए एंड वहां पे क्लैश कर दिया, मतलब उनके ट्रंक को उन्होंने हग कर लिया, जिससे जो वर्कर को कट करना पड़ेगा तो पहले उनको कट करते, उनको मारते वुमेन को, एंड फिर वो ट्रीज को कट कर पाते। बट उनका हिम्मत नहीं हुआ वुमेन को मारने का, एंड वो वर्कर जो थे वहां पे वो रुक गए। They cannot cut the tree
तो कट करना था तो वो पहले क्या करना पड़ता, उनको वुमेन को, जो वहां पे लेडीज थे वो सबको मारना पड़ता, फिर ही वो ट्रंक को कट कर पाते। द स्वेटवार्ड sorry the swatted the contractor had to withdraw। तो मतलब यहाँ पे एक अजीब सा चेंज आया, जो कॉन्ट्रैक्टर को ये पूरा सा अपना जो सोच था, जो प्रोजेक्ट डालना था, वो उनको विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि उनकी वुमेन के अंदर वो विलेज की वुमेन के अंदर उतना स्ट्रेंथ था कि उन्होंने वो वर्कर को मजबूर कर दिया कि ट्रीज को वो नहीं काट पाए। ठीक है, तो इतना स्ट्रॉन्ग उनका बिलीफ था कि वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रख पाए। Inherent in such a competition to control a natural resource is the conservation of a replenishable resource। तो ये जो कंपटीशन था कंट्रोल करने का रिजर्व नेचुरल रिसोर्स को, वो धीरे 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 मतलब स्ट्रांग होता गया सबके अंदर। Specifically, the method of use was being called into question। तो ये जो मतलब जो यूज करना चाहते थे, ठीक है, वो क्वेश्चन के अंदर, मैं इसकी बात करूँ ये एग्जांपल को लेके कि उनको जो यूज करना था फॉरेस्ट को, वो अभी क्वेश्चन मार्क के अंदर कन्वर्ट हो गया कि क्या हम ये यूज करें, क्या अभी उसके कारण बहुत सारे अलग लोग जो थे दूसरे अलग अलग एरिया के अंदर, वो भी सोच में आ गए कि क्या हम ये करें, हम करेंगे तो क्या सामने रिएक्शन आएगा। The contractor would have felled the trees, destroying them forever। एंड जो ये नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्टर ने तो वो ट्रीज को काट के वहां पे कुछ नया बनाना ही था। The communities traditionally lopped the branches and plucked the leaves, allowing the resource to replenish over time। एंड ये कम्युनिटीज के कारण ये पूरा सा नेचुरल रिसोर्सेज का रिवॉल्यूशन था, वो स्ट्रॉन्ग होता गया सब लोगों के अंदर। The Chipko movement quickly spread across the communities and media and forced the government to whom the forest belonged to rethink their priorities to use the forest produce। And ये इतना मतलब वाइडली स्प्रेड हो गया चिपको मूवमेंट कि पूरे गवर्नमेंट को, पूरे कम्युनिटी के अंदर, मीडिया के अंदर, कि हर एक लोग ये मूवमेंट के बारे में सोचने लगे, उनकी गवर्नमेंट सोचने लगी कि हम क्या करें, अब कैसे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, वहां पे जाएंगे तो फॉरेस्ट का यूज कैसे किया जाएगा। तो बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे थिंकिंग, बहुत सारे थॉट्स हर एक लोगों के अंदर नेचर को लेके आने लगे। The experience has taught people that the destruction of forest affected not just the availability of the forest product, but also the quality of the soil and source of water। Participation of a local people can indeed lead to efficient management of forest। तो ये एक्सपीरियंस था, और एक्सपीरियंस ने ही लोगों को सिखाया कि फॉरेस्ट को कुछ भी हुआ, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन की तरफ गया, तो जो फॉरेस्ट के अंदर से फॉरेस्ट के प्रोडक्ट ही कम नहीं हो जाएंगे, साथ में सॉइल भी एंड वाटर का अवेलेबिलिटी भी मतलब चेंज होगा, वेरिंग होगा, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो वाटर को होल्ड करके रखते हैं, सॉइल की क्वालिटी को अच्छी करके रखते हैं। एंड ये सब जो फॉरेस्ट को काटने में लग गए तो सॉइल एंड वाटर का भी क्वांटिटी एंड क्वालिटी चेंज हो जाएगा। An example of the people's participation in the management of forest in 1972, the West Bengal Forest Department recognized its failure in reviving the degraded sal forest in the southern west district of the state। तो ये जो पीपल ने मैनेजमेंट किया फॉरेस्ट का, तो वेस्ट बंगाल के अंदर वो फेल हो गया था जनरली, कि जो साल फॉरेस्ट था वो प्रॉपरली उनको मेंटेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो जब भी पीपल इन्वॉल्व होते हैं मैनेजमेंट करने में, तो वो बहुत ही अच्छा सा एफिशिएंट मतलब होता है। बट जब भी कोई भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट टेक ओवर करेगा उनका वेलफेयर के लिए, उनका प्रोटेक्शन के लिए, वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे।
The traditional methods of surveillance and policing had led to the complete alienation of the people from the administration, resulting in frequent clash between the forest officials and villagers. Forest and land-related conflicts in the region were also major factor in fueling a militant peasant movement led by Naxalites. तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि जब भी लोगों के हाथ में ये मैनेजमेंट होगा नेचुरल रिसोर्सेज का तो बहुत ही एफिशिएंटली वो मैनेज कर पाते हैं, बट जब भी कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उसको टेक ओवर करता है, वो उनका ध्यान रखने में मतलब अपना रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाता है लोगों के साथ, तो कभी ना कभी विलेजर्स के बीच में एंड वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ऑफिशियल्स होते हैं फॉरेस्ट के, उनके बीच में क्लैश आता रहता है। एंड ये इसके कारण ही एक नक्सलाइट मतलब पूरा ग्रुप जो है वो कैटेगरी डेवलप हुआ है जो accordingly the department changed its strategy, making a being in the Arabri forest range of a Minnapore district। तो ये डिपार्टमेंट जो था, ठीक है, डिपार्टमेंट चेंज स्ट्रेटजी, तो उनको स्ट्रेटजी पूरा चेंज करना पड़ा था। सोचो कि डिपार्टमेंट जो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स लिए थे उनको चेंज करना पड़ता है स्ट्रेटजी। हियर एट द इंस्टेंस ऑफ अ फार सीइंग फॉरेस्ट ऑफिसर ए.के. बनर्जी, विलेजर्स वर इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन ऑफ 1 to 7 हेक्टेयर ऑफ अ बैडली डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट। तो जो वेस्ट बंगाल के अंदर साल फॉरेस्ट डिग्रेडेड होने लगा था, तो वहां पे उनको विलेजर्स का, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि विलेजर्स का हेल्प लेना पड़ा उनको ठीक करने में। In return for help in protection, villagers were given employment in both silviculture and harvesting operation, 25% of the final harvest and allowed a fuel wood and fodder collection on payment of a nominal fee। and फिर villagers को इतना सारा बेनिफिट दिया गया जो वो प्रोटेक्ट करेंगे, उनको हार्वेस्ट करेंगे, उनका अच्छा टेक केयर करेंगे, तो उनको थोड़ा परसेंटेज मिलता था, उनको एक टाइप का जॉब मतलब कि एम्प्लॉयमेंट मिल गया था, उनको फ्यूल वुड मिल रहा था, फॉडर कलेक्शन मिल रहा था, एंड वो सब नॉमिनल रेट्स थे। तो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पूरे फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं करके रख सकता, वो उनको मतलब विलेजर्स का, लोगों का हेल्प लेना पड़ता है। With the active and willing participation of a local community, the Sal forest of Arabri underwent a remarkable recovery। In 1983, a previously worthless forest was valued to 12.5 crores। तो जो साल फॉरेस्ट डिग्रेड हो गया था, जो गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट तो नहीं बट पर्टिकुलर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हाथ में था, तब वो डिग्रेड होने लग गया था, जीरो वैल्यू हो गया था, बहुत खराब हो गया था। अब विलेजर की हेल्प से, विलेजर के मतलब मदद से ये जो डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट था उन्होंने बहुत अच्छी तरह से टेक केयर किया, कंजर्व किया, एंड धीरे 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 1983 तक उन्होंने वो फॉरेस्ट का वैल्यू 12.5 करोड़ कर दिया। तो यू कैन इमेजिन द यूज एंड द थिंकिंग ऑफ द विलेजर कैन हेल्प। और विलेजर्स मतलब कि कौन से जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, जिसको वो पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया के बारे में पता है, उनका हेल्प लेके वो फॉरेस्ट को बहुत अच्छी तरह से कंजर्व कर सकते हैं। अकेले डिपार्टमेंट के हाथ में कुछ नहीं होगा, उनको विलेजर्स का, उनके पर्टिकुलर एरिया का हेल्प लेना ही पड़ेगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।